हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिट सेकंड में एसपीपी टॉपिक के बाद अभी जो टॉपिक शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट प्लान। प्रोजेक्ट प्लान क्या होता है? प्रोजेक्ट प्लान एक तरीके का फॉर्मल अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट होता है। फॉर्मल अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट किसको कहते हैं? डॉक्यूमेंट आपको अच्छे से पता है, कुछ ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट होते हैं, दस्तावेज होते हैं, या फिर ये पेपर प्लानिंग होती है जिसमें हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ रूल रेगुलेशन जो होते हैं या फिर कुछ पॉइंट्स कह लीजिए, कुछ आइडियाज़ कह लीजिए, वो लिखे हुए होते हैं, उसको कहते हैं डॉक्यूमेंट। अब ये डॉक्यूमेंट जो होता है ये अप्रूव्ड भी होता है और फॉर्मल भी होता है। अप्रूव्ड किससे होता है? ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन अथॉरिटी होती है या फिर प्रोजेक्ट प्लान का जो मेन पर्सन होता है, एक विशेषाधिकारी होता है जिसके थ्रू आइडियाज़ को, जितने भी आइडियाज़ डॉक्यूमेंट में लिखे होते हैं उन सबको जो है फाइनली उनको अप्रूव कर दिया जाता है। अप्रूव का मतलब होता है कि उनको आगे की तरफ प्रोसेस में लाने के लिए परमिशन दे दी जाती है। अब अप्रूव्ड के साथ आता है यहाँ पर फॉर्मल। फॉर्मल आप किसे कहेंगे? फॉर्मल उसे कहेंगे जिसमें एक सीक्वेंस होगी या फिर जिसमें रूल एंड रेगुलेशन होंगे या फिर जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट होंगे या फिर जिसमें एक जो एथिक्स होता है उसको भी कहीं ना कहीं फॉलो करके डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया जाता है। तो इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो एथिकल होते हैं, लीगल होते हैं, उनको फॉर्मल अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। तो जो प्रोजेक्ट प्लान होता है यानी एक पेपर होगा जिसके ऊपर आप प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्लान लिखेंगे, वो प्लान कैसा होगा आपका, वो डॉक्यूमेंट कैसा होगा, वो फॉर्मल अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट होगा। ये फॉर्मल अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट आपको कहाँ हेल्प करेगा? ये आपको प्रोजेक्ट में गाइड देने की हेल्प करेगा। यानी ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी गाइडेंस रहेगी, जितने भी दिशा निर्देश रहेंगे, उसमें आपको हेल्प करेगा। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपके लिए एक इंस्ट्रक्टर है। इंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? जो कि आपको गाइड करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपको किस डायरेक्शन में चल के अपने प्रोजेक्ट पर काम करना है। ये जो गाइड होती है, ये जो गाइडेंस होती है, इसमें गाइडेंस दो टॉपिक पर डिपेंड करती है। एक टॉपिक होता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, की प्रोजेक्ट को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, यानी किस डायरेक्शन में एग्जीक्यूट करना है। इसी के साथ इसमें दूसरा जो होता है वो होता है प्रोजेक्ट कंट्रोल, की प्रोजेक्ट जिस पर काम किया जा रहा है उस प्रोजेक्ट को किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। यानी इस अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट में दो गाइडेंस होती है, एक तरीके से आपको हेल्प मिलती है जो कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन या फिर प्रोजेक्ट को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, इन दो बातों में आपको हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। इसी बात को इस एक छोटे से डायग्राम से भी यहाँ पर समझाया गया है कि जब भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्लानिंग की जाती है या प्लानिंग को प्रोसेस में डाला जाता है, प्लानिंग प्रोसेस बाद में होती है, इससे पहले प्रोजेक्ट एक चार्टर होता है। प्रोजेक्ट चार्टर किसे कहते हैं? प्रोजेक्ट चार्टर के बहुत सारे यहाँ पर मीनिंग होते हैं कि प्रोजेक्ट चार्टर एक तरीके से एक परमिशेबल एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कुछ गाइडलाइंस लिखी होती है, जिसमें कुछ रूल एंड रेगुलेशन लिखे हुए होते हैं, जिसमें कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं या जिसमें कुछ गाइडलाइंस लिखी होती है, जिसको ध्यान में रखते हुए जो एक्सपर्ट टीम होती है, जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टीम होती है, उनको काम करना होता है। तो प्रोजेक्ट चार्टर के बाद प्रोजेक्ट चार्टर में जितना कुछ भी लिखा रहता है, जो माइंड के थॉट्स लिखे हुए होते हैं, वो उनको क्या किया जाता है? प्लानिंग, उसको प्रोसेस में डाला जाता है। प्लानिंग प्रोसेस के बाद प्रोजेक्ट प्लान जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड कराता है। प्रोजेक्ट प्लान भी प्लानिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। प्रोजेक्ट प्लान अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि प्रोजेक्ट प्लान क्या है। एक अप्रूवल डॉक्यूमेंट है जिसमें प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और प्रोजेक्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, इन दोनों के बारे में पहले से ही बताया हुआ होता है। तो इन तीनों से मिलकर के बनती है प्रोजेक्ट प्लानिंग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे यहाँ पर शुरू हो रहा है, वो है टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लान। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान से आप इसको पढ़ें। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लान। प्रोजेक्ट प्लान जो भी हमने पढ़ा है वो कितने टाइप्स का होता है? प्रोजेक्ट प्लान आपका 5 to 6 प्लान टाइप्स का होता है। जैसे कि सबसे पहला जो प्लान आता है यहाँ पर वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान होता है। ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान है ये एक आपका सेंट्रल प्लान है। सेंट्रल प्लान में इसमें क्या किया जाता है? इसमें ये डिस्क्राइब किया जाता है, ये बताया जाता है कि किस तरीके से सिस्टम को डेवलप किया जाएगा। यानी सिस्टम को डेवलप करने के लिए किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, या फिर कहाँ से उसको शुरू करना है, या फिर उसमें बैकग्राउंड क्या रखना है, कौन सी एप्लीकेशंस का यूज़ करना है, या फिर ये कह लीजिए कि कौन सी
कौन से सॉफ्टवेयर की हेल्प से, दूसरे सॉफ्टवेयर की हेल्प से प्लान को जो है, प्रोजेक्ट को डेवलप करना है। इस तरीके से उसमें कुछ जो है लीगल पॉइंट्स लिखे रहते हैं इस प्लान के अंदर। तो हम ये कहेंगे कि जो प्रोजेक्ट प्लान होता है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान होता है, एक सेंट्रल प्लान होता है। जैसे ही हमारा कोई प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर इस प्लान के थ्रू डेवलप हो जाता है और उस डेवलप होने के बाद उस प्रोडक्ट को यूज़र तक भेजा जाता है, फिर यूज़र से एक फीडबैक मिलता है। वो फीडबैक कहीं ना कहीं एक मैनेजर को या एक इंजीनियर को ये बताता है कि इस प्रोडक्ट में क्वालिटी कितनी है, यानी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो जैसे ही यूज़र से एक फीडबैक मिलता है, उस फीडबैक के बिहाफ पर ही एक दूसरा प्लान डिज़ाइन किया जाता है जिसको क्वालिटी एश्योरेंस प्लान कहा जाता है। क्वालिटी एश्योरेंस प्लान जो होता है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान जैसे ही सक्सेस हो जाता है उसके बाद ये आता है। इसमें होता क्या है कि जो फाइनल प्रोडक्ट डिज़ाइन करके एक यूज़र को दिया है, यूज़र से एक फीडबैक लिया जाता है कि वो उस प्रोडक्ट से या उस एप्लीकेशन से कितना सेटिस्फाई है या फिर वो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और क्या चाहता है। तो अकॉर्डिंग टू यूज़र फीडबैक क्या किया जाता है, उस प्रोडक्ट या उस सॉफ्टवेयर में जो है क्वालिटी को एश्योर किया जाता है, यानी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है या फिर उसके जो फंक्शंस फीचर जो होते हैं उनको क्या अपडेट किया जाता है। तो ये एक जो क्वालिटी एश्योरेंस प्लान होता है ये दो बातों पर फोकस करता है कि एक तो क्वालिटी प्रोसीजर पर, यानी जो प्रोडक्ट जो एप्लीकेशन डिज़ाइन की जा रही है उसमें जो क्वालिटी का प्रोसीजर है वो कितने रेशो का है, इसी के साथ साथ वो जो प्रोडक्ट है, जो एप्लीकेशन है, उसका स्टैंडर्ड किस तरीके से हाई किया जा सकता है। तो प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड को हाई करने के लिए, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए प्लान तैयार किया जाता है। इस प्लान के बाद जो नेक्स्ट प्लान शुरू होता है उसको हम बोलते हैं वैलिडेशन प्लान। अब कुछ प्लान जो होते हैं वो वैलिडेट होते हैं, कुछ इनवैलिडेट होते हैं। तो हम यहाँ पर वैलिडेट प्लान डिज़ाइन करते हैं। वैलिडेट प्लान उनको कहा जाता है जिनको कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट होती है या फिर ये कह लीजिए कि जो लीगल प्लान होते हैं उनको वैलिडेट प्लान कहा जाता है, या फिर ये भी कह लीजिए कि जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल करते हैं उनको वैलिडेट प्लान कहा जाता है, या फिर ये कह लीजिए कि जो सिस्टम इन्वायरमेंट को या फिर यूज़र के सिस्टम इन्वायरमेंट को हेल्प प्रोवाइड कराता है उसको भी वैलिडेट प्लान के नाम से जाना जाता है। तो ये जो वैलिडेट प्लान है इसमें ये डिफ़ाइन किया जाता है कि कैसे जो है क्लाइंट है, किस तरीके से क्लाइंट आपके थ्रू बनाए हुए सॉफ्टवेयर से, एप्लीकेशन से वैलिडेट हो सकता है, या किस तरीके से आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट उसके लिए वैलिडेट हो सकता है। तो एक सिस्टम को जो है, सिस्टम जो सॉफ्टवेयर सिस्टम आपने बनाया है, जो एप्लीकेशन आपने बनाई है वो कहीं ना कहीं यूज़र के कंडीशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये प्लान भी एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए मस्ट होता है। नेक्स्ट आता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान। अब आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, कोई एप्लीकेशन बनाई है, तो उस एप्लीकेशन की एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन होती है। कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड भी या कॉन्फ़िगरेशन को फोकस करते हुए एक इंजीनियर को जो है एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कॉन्फ़िगरेशन एक तरीके का मेमोरी स्पेस होता है जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन कह लीजिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का। जैसे कि आप कहते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन आप मार्केट से परचेज़ करते हैं तो आप पूछते हैं कि कितनी कॉन्फ़िगरेशन का है ये, यानी कितना साइज़ है इसका, आप इस तरीके से कुछ पूछते हैं। तो यहाँ पर यूज़र की कंडीशन होती है कि वो सबसे पहले अपनी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को देखता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशंस को मार्केट से परचेज़ करता है। तो जब भी एक इंजीनियर एप्लीकेशन तैयार करता है तो उसको यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन प्लान भी बनाना पड़ता है। उसे देखना पड़ता है कि जो भी एप्लीकेशन वो डिज़ाइन कर रहा है वो यूज़र की सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन से कहीं ना कहीं मैच खाती है या नहीं खाती है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो प्लान होता है ये डिफ़ाइन करता है कि हाउ द सिस्टम विल बी कॉन्फ़िगर्ड एंड इंस्टॉल्ड, कि किस तरीके से जो सिस्टम डिज़ाइन किया जाएगा वो कितने कॉन्फ़िगरेशन का होना चाहिए, या फिर उसको किस तरीके से कितने कॉन्फ़िगरेशन पर उसको या कितने मेमोरी स्पेस पर उसको इंस्टॉल किया जा सकता है। तो एक प्लान सॉफ्टवेयर से रिलेटेड यहाँ पर ये भी बनाया जाता है जो कि इंजीनियर की जो टीम होती है, इंजीनियर्स की जो टीम होती है वो मिल करके बनाती है। नेक्स्ट यहाँ पर प्लान आता है मेंटेनेंस प्लान। मेंटेनेंस प्लान में जो सॉफ्टवेयर, जो प्रोडक्ट, जो एप्लीकेशन आपने बना करके मार्केट में लॉन्च की है, ऐसा नहीं कि आपने उसको बनाया और मार्केट में लॉन्च करने के बाद उसका फीडबैक जो है कहीं ना कहीं स्टॉप कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप जो भी प्रोडक्ट बना करके मार्केट में देंगे या जो भी आप एप्लीकेशन बना करके मार्केट में देंगे उसको टाइम पर आपको मेंटेन भी करना होता है। तो इसके लिए एक मेंटेनेंस प्लान भी तैयार किया जाता है। मेंटेनेंस प्लान में क्या होता है कि यूज़र से एक फीडबैक मिलता है। फीडबैक में यूज़र चाहता है
है कि हमारे जो एप्लीकेशन है इसकी फ़ीचर फंक्शनैलिटी, जिसके टूल्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाए, उनको अपडेट किया जाए। तो ये जो अपडेट वाली कंडीशन होती है इसको ही हम मेंटेनेंस कहते हैं, या फिर आप ये कह लीजिए कि जब आप पुराने किसी वर्जन को एक नए वर्जन में कन्वर्ट करते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक मेंटेनेंस एक्टिविटी में आता है। तो यहाँ पर ये डिफाइन किया जाता है कि हाउ द सिस्टम विल बी मेंटेन, कि किस तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन को मेंटेन किया जाए। एक प्लान यहाँ पर तैयार किया जाता है, इंजीनियर्स की टीम जो होती है वो इस प्लान को डिज़ाइन करती है। नेक्स्ट आता है स्टाफ डेवलपमेंट प्लान। बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है, क्योंकि जब तक स्टाफ को डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा या जो मेंबर होते हैं या जो वर्किंग टीम होती है, डेवलपमेंट टीम होती है, जब तक उसके लिए प्लान तैयार नहीं होता तो ऊपर के जितने भी प्लान है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। तो स्टाफ डेवलपमेंट प्लान एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, जिसमें स्टाफ को कैसे डेवलप किया जाए, किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस को वेल बनाया जाए, किस तरीके से उनके मोटिवेशन को इम्प्रूव किया जाए, या फिर ऐसा क्या किया जाए कि जो टीम है उसके जो स्किल्स हैं, उसकी जो क्वालिटी है या फिर उसका जो एक तरीके से एबिलिटी है उनको जो है इम्प्रूव किया जाए, उनको अपडेट किया जाए, ताकि जो क्लाइंट्स है या फिर ये कह लीजिए कि जो टीम है वो पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं वो अच्छे से सॉफ्टवेयर सिस्टम को जो है डिज़ाइन कर सके, डेवलप कर सके। तो ये भी एक प्लान तैयार किया जाता है, जिसमें टीम के साथ, स्टाफ डेवलपमेंट टीम के साथ मैनेजर जो है टाइम टाइम पर मीटिंग रखते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको कुछ इस तरीके की एक्टिविटी या फिर वेलफेयर वर्क भी वेलफेयर फैसिलिटी जो होती है वो भी उनको प्रोवाइड कराते हैं, जिससे उनका जो मोटिवेशन है वो क्रिएट होता है, और मोटिवेशन क्रिएट होने से कहीं ना कहीं वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छे से फोकस करते हैं। तो ये कुछ प्लान्स थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है वो है मेजर इश्यूज़ इन प्लानिंग ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। जब भी एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग तैयार की जाती है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट तो होनी ही है। आप कोई भी काम कर लीजिए, नया हो या पुराना हो, उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज़ जो हैं वो क्रिएट तो होते ही हैं। तो जब हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्लानिंग करते हैं तो इसमें भी कुछ इश्यूज़ जो हैं वो क्रिएट होंगे। मेजर इश्यूज़, कुछ छोटे इश्यूज़ होते हैं जिनको हम माइनर इश्यूज़ कहते हैं, कुछ मेजर इश्यूज़ होते हैं। तो माइनर इश्यूज़ को हम जो है अवॉइड कर देते हैं, लेकिन जो मेजर इश्यूज़ हैं उनको हम यहाँ पर अवॉइड नहीं कर सकते, उन पर फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं कि वो मेजर इश्यूज़ कौन से होते हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्रिएट होते हैं। सबसे पहला जो मेजर इशू है यहाँ पर वो ये है कि फ्रीक्वेंटली इनकरेक्ट एंड इनकम्प्लीट। यानी आप ये कह सकते हैं कि जब भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की प्लानिंग बनाई जाती है तो क्या हो जाता है कि वो किसी भी कारण से, कुछ भी कारण हो सकता है, किसी भी रीज़न से वो प्लानिंग जो है फ्रिक्वेंटली अचानक से जो है क्या हो सकती है, इनकरेक्ट हो सकती है या फिर इनकम्प्लीट हो सकती है। इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट होने के कारण यहाँ पर मैं ये समझती हूँ कि अगर यूज़र की जो नीड है वो चेंज हो जाती है सडनली, या फिर ये कह लीजिए कि जो इन्वायरमेंट है वो सडनली चेंज हो जाता है किसी भी कारण से। वो कुछ भी हो सकता है, प्राकृतिक आपदा हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है उसके पीछे रीज़न। तो जब भी कोई प्लानिंग को फ्रीक्वेंटली कोई भी प्लानिंग बनी हुई फ्रीक्वेंटली किसी भी रीज़न से इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट हो जाती है तो एक मेजर इशू क्रिएट हो जाता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग में। सेकेंड आता है मेजर चेंज इन सडनली। जैसे कि मैंने बताया है कि कुछ भी हो सकता है, पीछे से बैकग्राउंड में कुछ भी हो जाए, कोई भी घटना हो जाए, कोई भी ट्रेजेडी, कुछ भी हो जाए सडनली, तो उस मेजर चेंजेस, उस बड़े चेंजेस के कारण भी जो प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाती है। थर्ड आता है मिस्टेकन बिलीव, वेस्ट ऑफ टाइम। मिस्टेकन बिलीव का मतलब है कि कभी कभी क्या होता है कि जो मैनेजर होता है वो बहुत ज़्यादा एक ब्लाइंड फेथ अपनी टीम पर कर बैठता है, और जो टीम होती है वो कहीं ना कहीं अपने मैनेजर के साथ एक फ्रॉड कर बैठती है, एक उसको धोखा दे बैठती है किसी भी कारण से। तो इससे क्या होता है कि जो बिलीव किया था यहाँ पर बाय मिस्टेक, तो ये बाय मिस्टेक बिलीव जो होता है इसके करने से जो है वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है, टाइम का बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। यानी अच्छा सडनली जो टीम मेंबर होते हैं या फिर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर काम करने वाली जो टीम होती है वो बीच में ही वर्क को छोड़कर चली जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है वो फेल हो जाती है, यानी कहीं ना कहीं जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। और डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं
टुडेज़ टाइम इज़ मनी, टाइम के बिना कुछ भी नहीं है। टुडेज़ टाइम इज़ गोल्ड, टाइम ही आज के टाइम में टाइम ही सब कुछ है। तो टाइम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बिलीफ एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखकर देखना पड़ता है कि जो मेंबर्स हैं, जो टीम डेवलपमेंट टीम है, क्या वो बिलीफेरेबल है या नहीं है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग फेल होने का कारण है बिकॉज ऑफ प्लानिंग आर बेस्ड ऑन मार्केटिंग नीड्स। यस, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर प्लानिंग जो है वो टोटली मार्केटिंग बेस्ड रहेगी या मार्केटिंग की ही नीड्स को कंप्लीट करेगी तो कहीं ना कहीं उसका फेल होना नॉर्मल सी बात है। क्योंकि मार्केट के जो नीड्स हैं वो कभी भी चेंज हो सकती है। मार्केट की नीड को आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। यहाँ पर मार्केटिंग की नीड से मतलब है क्लाइंट्स की नीड, यानी जो यूज़र है जिसको सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके देना है उसकी नीड्स अगर चेंज हो जाती है तो आपकी प्लानिंग फेल हो जाती है। तो मार्केटिंग नीड को ही कहीं ना कहीं कुछ सॉफ्टवेयर्स में जो है अवॉइड भी करना पड़ता है, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर उसको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते। तो प्लानिंग जो है इस रीज़न से भी फेल हो जाती है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट द साइज़। यस, जब आप प्रोजेक्ट के साइज़ को एस्टिमेट करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, यानी आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही है। डिफ़िकल्टी होने के रीज़न्स आपके पास टूल्स नहीं है, आपके पास सिस्टम बैकग्राउंड नहीं है, या आपके पास उस लेवल की स्किल्स नहीं है जिसके भी यहाँ पर आप एस्टिमेट कर सके इस प्रोजेक्ट के साइज़ को, तो भी प्लानिंग में एक बड़ा इशू क्रिएट होता है। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर। ये टॉपिक के पॉइंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रिस्क फैक्टर, सडनली कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, टीम मेंबर की तरफ से हो सकती है, मनी साइड से हो सकती है, उनके एफर्ट्स की वजह से हो सकती है, उनकी स्किल्स एबिलिटी की वजह से हो सकती है, कम्युनिकेशन की वजह से हो सकती है जिसको हम मिसअंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि सिस्टम सडनली अगर फेल हो जाता है, हैकिंग और हैंगिंग की प्रॉब्लम की वजह से भी रिस्क जो है वो प्लानिंग में जो है प्लानिंग को कहीं ना कहीं फेल करते हैं। नेक्स्ट आता है कलेक्ट रॉन्ग प्रोजेक्ट डाटा। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो डाटा गैदर करते हो, जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो, वो रॉन्ग कलेक्ट कर लेते हो या रॉन्ग पर्सन से कलेक्ट कर लेते हो तो आपकी जो बनी हुई प्लानिंग होती है वो फेल हो जाती है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली यही है कि जब भी आप कोई भी प्लानिंग करें, ज़रूरी नहीं वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, अपनी घर की भी प्लानिंग या किसी भी वर्क से रिलेटेड आप प्लानिंग करते हो तो उसमें जो भी डाटा आप गैदर करते हो वो डाटा जो है प्रॉपरली करेक्ट होना चाहिए। वो डाटा करेक्ट होगा तो आपकी प्लानिंग भी करेक्ट होगी। नेक्स्ट आता है डिफ़ॉल्टेड पॉलिसीज़। यस, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम बिज़नेस के अंदर जो पॉलिसीज़, जो नीतियाँ बनाई जाती है या फिर जो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है वो भी डिफ़ॉल्टेड होती है, यानी उसमें भी जो कंडीशंस रखी जाती है या फिर उसमें जो रूल रेगुलेशन होते हैं या फिर उसमें जो पॉइंट्स रखे जाते हैं, जब व्यूज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्टेड होते हैं। तो उन डिफ़ॉल्टेड पॉलिसीज़ की वजह से भी प्लानिंग जो है वो फेल हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमें यहाँ पर ये बताते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग आपकी किस तरीके से फेल होती है। तो अगर आप इन पॉइंट्स पर पहले ही फोकस करते हो तो आपकी प्लानिंग कभी भी फेल नहीं होगी। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर आता है जिसको हम कहेंगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। अभी हम बार बार पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन क्या होता है। ये एस्टिमेशन होता है एक तरीके का आंकलन, मूल्यांकन होता है, या फिर एक तरीके से ये कह लीजिए कि अनुमान होता है कि हमारा प्रोजेक्ट कितने साइज़ का होना चाहिए, कितने साइज़ का वो हो सकता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है, मेमोरी स्पेस कितना कंज्यूम कर सकता है, या फिर उसमें जो है लाइन ऑफ कोड कितने हो सकते हैं। इन सब बातों को जब ध्यान दिया जाता है तो ये एस्टिमेशन एक्टिविटी में ही आती हैं सब बातें। चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन क्या होता है। देखिएगा, एस्टिमेशन यहाँ पर एक पैरामीटर है। पैरामीटर का मतलब होता है कि एक यहाँ पर पैरामीटर से मतलब ये कह लीजिए कि आपको एक